नमस्कार। राज एक नजर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज पहला राज्य जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है बिहार। बिहार का एग्जाम आपको बहुत ही निकट आ गया है। इस दृष्टि से सिर्फ एक नजर में बिहार को खत्म करना, यानी कि बिहार के राजकीय चिन्ह, बिहार के कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, बिहार में कौन कौन सी नदियां, जलप्रपात, यह सारी चीजें हम एक ही इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि होलसम बिहार यानी संपूर्ण बिहार की जानकारी आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगी। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए वह देख लेते हैं और फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो यह बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है हमारा 15 अक्टूबर से, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि अब आपकी जो फीस है वो मात्र 25,000 रुपए फीस है। जो बच्चे आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं या इस 25,000 को एक साथ नहीं जमा कर सकते हैं तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था की गई है। इसमें आपकी 3 इंस्टॉलमेंट हो जाती है। इंस्टॉलमेंट में आपकी 5,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यह इंस्टॉलमेंट आपकी पहली, दूसरी और तीसरी 10-10 हजार की होने वाली है। बात कर लेते हैं इस कोर्स में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी। वैधता की यदि मैं बात करूं कि जिस दिन से आप यह कोर्स लेते हो, जिस दिन आपके डेट वो इनरोल हो जाती है, उस डेट से लेकर के आपको 1 वर्ष तक असीमित बार वीडियो को देख सकते हैं आप, रिवाइंड करके, पॉज करके, जैसे भी आप देखना चाहें। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और प्रत्येक और विषय खंड के आपको क्लास के प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। अब आप कहोगे प्रिंटेड नोट्स ऑनलाइन में कैसे मिलेंगे, तो आपका एड्रेस बकायदा हर एक चीज नोट की जाएगी संस्थान के द्वारा और आपके घर तक यह प्रिंटेड नोट्स पहुंचाए जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है बिहार के बारे में। इसके बाद हम अलग स्टेट लेंगे एंड देन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा स्टेट क्या है आज का? बिहार। देख लेते हैं, शुरुआत करेंगे बिहार के मैप से। बिहार में यदि मैं बात करूं कि कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 38 जिले हैं। और बिहार में यदि मैं बात करूं कि कितने मंडल या प्रमंडल कहे जाते हैं तो वो 9 है। यह है बिहार का मैप। सीमाओं की यदि मैं बात कर लूं तो यह 4 सीमाएं इसमें लगती हैं। 4 सीमाओं में से एक आपकी है अंतरराष्ट्रीय सीमा, दैट इज नेपाल। यहाँ पर किससे? यह नेपाल से टच करता है, इसकी ऊपरी सीमा। इसके बाद यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, ये है राजकीय सीमा। नीचे जब से यह झारखंड से अलग हुआ है तो झारखंड एक इसका पड़ोसी राज्य हो जाता है और उसके बाद आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे राज्य के क्षेत्रफल की। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में आपका पूरा, यानी कि नदियां हो गई, जलप्रपात हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत हो गए, कौन कौन से मेले यहाँ पे होते हैं, सारा एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। यानी संपूर्ण बिहार एक वीडियो में आप पढ़ लोगे। ठीक है। राज्य के क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो क्या है इसका क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। इसके बाद देख लें, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई यदि देखें तो 483 किलोमीटर हो जाती है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के बारे में जानकारी। यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 कौन से राज्य हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी पे आते हैं, तो पहले स्थान पे आपका आ जाता है कौन सा? राजस्थान। दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देख लिया। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आ जाता है आपका बिहार। तो यह हो गए जनसंख्या की दृष्टि से पहले, दूसरे और तीसरे प्लेस पर कौन आ जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से आपके राज्य हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। यानी तीसरे प्लेस पर आ रहा है। पहले दूसरे मैंने बताया उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। चलिए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जिसमें से देश का कुल क्षेत्रफल का 2.8% भाग है, 86%। ठीक, आगे देख लेते हैं। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यानी जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि पर 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वहां पर कितने लोग रह रहे हैं या फिर इस क्षेत्र में।
यहाँ पर जो पर वर्ग किलोमीटर का एरिया है वहां पे 1106 व्यक्ति रहते हैं। और यही केंद्र शासित यदि मैं क्षेत्र की बात करूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र का है, तो दिल्ली पहले प्लेस पर आ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत का पहला साम्राज्य यदि कहीं पर स्थापित हुआ था तो वह बिहार में हुआ था। आप सभी जानते हो कि जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं तो नालंदा बिहार का जो क्षेत्र है वहां से पढ़ते हैं। तो यही बता रहा है कि सबसे पहला जो साम्राज्य किसी स्टेट में स्टैब्लिश हुआ, तब तो यह स्टेट नहीं था लेकिन अब यह स्टेट में कंसीडर किया जाता है। तो तब एंशिएंट के टाइम में जो सबसे पहले साम्राज्य बना वो कहां पे बना था? बिहार में ही बना था, जो कि मौर्य साम्राज्य, मगध, यहां पर इसका विकास हुआ था। ठीक है, बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे मखाना का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पायराइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, चूना पत्थर यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे उच्च क्वालिटी का अभ्रक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सबसे उच्च क्वालिटी का आपका अभ्रक भी यहीं से पाया जाता है। गन्ने के उत्पादन में यह बहुत ही अग्रणी है। गन्ने के उत्पादन में बहुत अग्रणी क्यों है? इसको ना एंशिएंट में चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। ठीक है, तो गन्ने का उत्पादन भी यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो इन क्षेत्रों में भी यह अग्रणी राज्य है। चलिए अब देख लेते हैं आगे राज्य के गठन की। यदि मैं बात करूं कि इसका गठन कब हुआ था, अभी तो हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करी, इसका क्षेत्रफल देख लिया, अब देख लेते हैं इसके गठन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और इसके बाद इसका विभाजन की यदि मैं बात करूं तो 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड से अलग हो गया था। तो इसका गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, और विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हो गया। ठीक है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को पृथक करके झारखंड का निर्माण किया गया था। दक्षिणी पठारी क्षेत्र यानी जहां आप रोहतास, इसके बाद कैमूर देखते हो, तो उसी के नीचे का जो पार्ट है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, उन सभी को काट करके झारखंड का निर्माण कर दिया गया था। राजधानी की यदि मैं बात करूं इसकी, तो राजधानी है इसकी पटना। प्राचीन नाम इसके समय समय पर परिवर्तित होते रहे। इसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे, पुष्पपुर कहते थे, कुसुमपुर कहते थे, अजीमाबाद भी पहले इसका नाम था। ठीक है, और वर्तमान में अभी क्या है? इसका नाम पटना है। तो यह आप सभी को पता चल गया। कई बार पूछ लेते हैं कि पूर्व नाम यह किसका है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए। गठन और विभाजन से संबंधित हमेशा बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं आपका प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रही थी बिहार स्पेशल का, तो कई बार वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन थे विभाजन से लेकर के झारखंड के निर्माण से लेकर के। तो इसलिए यह दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो इसका गठन इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा इसका विभाजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह दोनों चीजें आप याद रखिएगा। जहां पे भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि इस वाले पोर्शन पे ना आपको स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आपके प्रति क्या होनी चाहिए कि जो भी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और मदद कर सके, यानी वहां से क्वेश्चन थोड़े बहुत आ सके। तो उसी को देख करके पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो जो चीजें मेन आएंगी वहां पे मैं आपको स्पेशल फोकस दूंगी कि ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, गठन से संबंधित और विभाजन से संबंधित, तो इसको याद रखना है। उत्पादन से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा पायराइट कहाँ पे पाया जाता है। गन्ने का यदि उत्पादन की बात करूं तो इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। बिहार के प्रथम राज्यपाल की यदि मैं बात करूं स्वतंत्रता के पश्चात जो बने वो थे जय रामदास दौलत राम जी। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है प्रथम राज्यपाल, लेकिन कैसे? स्वतंत्रता के पश्चात जो बने थे, इनका नाम है जय रामदास दौलत राम जी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब। ठीक है, ये पहले कहाँ के थे? गोवा के थे। अब यहाँ कहाँ के बना दिए गए हैं? बिहार के बना दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं बिहार के कौन, अच्छा जैसे ही मैंने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लिया, सबसे पहले आपके माइंड में कौन है? आजकल ना बहुत ज्यादा उनकी रील भी वायरल हो रही है कि नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा, है ना। ये वाली रील तो आप सबने देखी होगी। तो वो तो मुख्यमंत्री रही हैं। अब इससे एक चीज आप और याद कर सकते हो कि उन्हीं की जो पत्नी है, मतलब श्री लालू यादव जी की जो पत्नी है, वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, राबड़ी देवी जी। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आपको याद ही है। अब देख लेते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। ठीक, इसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के पश्चात कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने।
यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता से पूर्व थे, ठीक है, वो मोहम्मद यूनुस थे। और इसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो स्वतंत्रता के पश्चात श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी जी बनी। और वर्तमान में यहाँ के यदि मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री कौन है तो नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। और वर्तमान में कौन है? तो तेजस्वी यादव जी यहाँ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ के जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिले कितने हैं? 38 है। 9 आपके मंडल हैं। पंचायतों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 8406 पंचायतें हैं जो कि घटती बढ़ती रहती हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ज्यादा आप लोग गौर फरमाना, क्योंकि यह पूछा जाता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है जो कि विधान परिषद और विधानसभा भी है। और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। विधान परिषद की यदि मैं सीटों की बात करूं तो 75 है। विधानसभा की सीटों की यदि मैं बात करूं तो 243 है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो जहां जहां पे इस तरह के पॉइंट आएंगे मैं बताते हुए आपके चलूंगी। चलिए अब देख लेते हैं जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या जिले कौन कौन से हैं? पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका मुजफ्फरनगर कहने वाली थी मैं वैसे तो। ठीक है, मुजफ्फरपुर। तो तीसरे प्लेस पर आपको कौन आ जाता है? मुजफ्फरपुर आ जाता है। जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि आ जाता है आपका तीसरे प्लेस पे। कौन से स्थान पर आ जाता है? तीसरे स्थान पर आ जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा तो हमने देख लिए। अब सबसे कम की यदि मैं बात करूं तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किन जिलों की है? सबसे कम जनसंख्या किन जिलों की है? सबसे साक्षरता ज्यादा किन जिलों की है? सबसे कम साक्षरता किन जिलों की है? बिहार स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि स्पेशल वहां से पूछते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से, किस क्षेत्र का लिंगानुपात सबसे कम है, किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मेन फोकस रखनी है और पढ़ते टाइम इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब आ जाते हैं साक्षरता के बारे में। तो सर्वाधिक साक्षरता की यदि मैं बात करूं तो रोहतास, पटना और भोजपुर की साक्षरता सबसे अधिक है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि सबसे कम साक्षरता कहां कहां की है। तो सबसे कम साक्षरता में आपके पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार आ जाते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके क्षेत्रफल का कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले यहाँ के कौन कौन से जिले हो जाते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद गया और इसके बाद तीसरे प्लेस पे आ जाता है आपका पूर्वी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले और दूसरे प्लेस पे कौन है? पश्चिमी चंपारण, दूसरे पे आपका गया हो जाता है और तीसरे पे पूर्वी चंपारण आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं सबसे कम क्षेत्रफल अब कौन से जिलों का है। तो उसमें पहले स्थान पर है आपका शिवहर, दूसरे पे अरवल, तीसरे पे आपका आ जाता है शेखपुरा। अब बात कर लेते हैं बिहार में उच्च न्यायालय कहां पर है। तो इस उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो 1916 में हुई और कहां पे बनाया गया? यह पटना में बनाया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 2016 में। तो कहां पर है ये पटना उच्च न्यायालय? आपका बिहार में ही होगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थापित है? तो पटना में है। चलिए आधिकारिक भाषा की यदि मैं बात करूं तो पहले जो दर्जा मिला था हिंदी को मिला था और इसके बाद इसमें उर्दू को भी शामिल कर लिया गया। तो इसकी दो आधिकारिक भाषा है, एक हिंदी और एक उर्दू। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके राजकीय चिन्हों के बारे में। प्रत्येक राज्य का अपने एक चिन्ह है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वैसे ही यहाँ पर हर एक राज्य का अपना एक राजकीय चिन्ह है, अपना एक राजकीय पशु है, अपना एक राजकीय पक्षी है। तो यही देख लेते हैं कि बिहार के राजकीय पशु, पक्षी, पौधे कौन कौन से हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं बिहार के राजकीय चिन्ह की तो यहाँ पे एक बोधि वृक्ष बना हुआ है और उसमें स्वास्तिक का साइन है, वह उसका राजकीय चिन्ह है। अब देख लेते हैं यहाँ पर फूल की यदि मैं बात करूं तो फूल यहाँ पर है आपका कौन सा? गेंदा।
ठीक है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है आपका? गेंदा। यहाँ पे राजकीय पर्व की यदि मैं बात करूं तो छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये राजकीय चिन्ह आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वृक्ष यदि मैं बात करूं तो पीपल है, यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। इसके बाद पशु की यदि मैं बात करूं तो बैल है, यहाँ का राजकीय पशु कौन है? बैल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं राजकीय फल पे, तो यहाँ का राजकीय फल आम है। राजकीय पक्षी की यदि मैं बात करूं तो गौरैया है। कौन है? गौरैया है। ये जरूर याद रखना कि कई राज्य हैं जिनके राजकीय फल और पक्षी मैच कर जाते हैं, जैसे कि यूपी की यदि मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के राजकीय फल की, तो उसका भी आम है। एक और आपका राज्य है, उसका भी राजकीय फल आपका आम ही है। ठीक है, और बिहार का भी राजकीय फल आपका क्या है? आम है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मछली की यदि मैं बात करूं तो देशी मांगुर मछली जो है वो बिहार की, वहां की वो राजकीय मछली है। खेल की यदि मैं बात करूं तो कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसके राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, राजकीय फल, राजकीय पशु क्या है। अब आगे जाते हैं इसके लोक नृत्य पे, कि प्रमुख कौन कौन से बिहार में लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलरली उस एरिया के लोग ही उसको परफॉर्म करते हैं, वो स्टेट के बाहर कहीं परफॉर्म नहीं किया जाता। यदि मैं बात करूं राजस्थान में, तो वहां पे एक आपका कालबेलिया नृत्य होता है। ठीक है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है, तो ये पर्टिकुलर राजस्थान में ही परफॉर्म किया जाता है। और यदि मैं बात करूं तो आपका घूमर डांस हो जाता है, राजस्थान का ही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर राजस्थान में ही परफॉर्म किया जाता है। वैसे ही बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं जो पर्टिकुलर बिहार क्षेत्र में बिहार के जो निवासी हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस श्रेणी में आता है आपका विदेशिया नृत्य। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? विदेशिया। याद रखिएगा नाम, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से बिहार के लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, और हाँ एक बात, मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे नृत्य तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उनको ही टैकल किया है। इसके बाद ये एक इंट्रो पार्ट है जस्ट आपका, इसके बाद यहाँ पे हर एक पोर्शन को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ आगे के वीडियोज में। जैसे आज मैंने बिहार पूरा पढ़ा दिया आपको। ठीक है, बिहार के अंतर्गत जो जो चीजें मैंने आज कवर करी है, इन्हीं का एक एक पार्ट, जैसे मैं नदियां पढ़ाया मैंने आपको बिहार की, तो अब नदियों का नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी पूरा डिटेल में विद मैप एक एक चीज कवर करती हुई उसमें चलूंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं नृत्य के बारे में। तो विदेशिया नृत्य बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, और यह नृत्य नाटक की एक लोकप्रिय शैली है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, भोजपुरी भाषा में यह नृत्य होता है और यह नृत्य नाटक की एक शैली है। इस नृत्य की शैली की रचना भिखारी ठाकुर जी ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इस नृत्य की रचना? तो भिखारी ठाकुर जी द्वारा की गई थी। ठीक है, भिखारी ठाकुर जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको बहुत सारे सम्मान पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो ये एक बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी हो जाते हैं बिहार की। ठीक, तो सबसे पहला नृत्य कौन सा है? विदेशिया, जो कि भोजपुरी भाषा में परफॉर्म किया जाता है। इसको यदि मैं बात करूं रचना किसने की, इंट्रोड्यूस किसने किया, तो भिखारी ठाकुर जी द्वारा किया गया। अब देख लेते हैं दूसरा नृत्य क्या है, जाट जाटिन नृत्य। जाट जाटिन नृत्य आपको सुन करके लग रहा होगा कि ये कहीं हरियाणा के क्षेत्र में तो नहीं परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा जाट गुज्जर पाए जाते हैं, या कहीं इधर बुंदेलखंड इधर क्षेत्र में तो नहीं किया जाता। नहीं, यह बेसिकली जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है यह बिहार में ही किया जाता है, क्योंकि कई बार उस वर्ड से समझ में नहीं आता कि वो किस स्पेसिफिक रीजन का डांस हो सकता है। ठीक है, तो यह मिथिला और कोशी जिले में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। युगल नृत्य यानी कि स्त्री एंड पुरुष दोनों करते हैं, या दो लोग मिलकर के इसमें डांस करते हैं, स्त्री या पुरुष और पुरुष मिलकर के इसमें नृत्य करेंगे। तो यह एक युगल डांस होता है जो बेसिकली मिथिला और कोशी के जिलों में परफॉर्म किया जाता है। नाम क्या है नृत्य का? जाट जाटी नृत्य। इसके बाद आता है तीसरा आपका झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य भी मिथिलांचल का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, झुमरी नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है? मिथिलांचल का है। और भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य है उनमें से एक है। कौन सा नृत्य? आपका झुमरी नृत्य। यह नृत्य शैली विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो विशेषता इसको कौन परफॉर्म करता है? विवाहित जो महिलाएं होती हैं वह इस पर डांस करती हैं। नाम क्या है इस नृत्य का? झुमरी। एक जगह ठुमरी भी परफॉर्म होता है, सुना है आप लोगों ने, बट ठुमरी एक गायन की शैली भी हो जाती है और डांस भी हो जाता है, लेकिन वो बिहार में नहीं है।
आगे आते हैं झरनी नृत्य। तो झुमरी नृत्य और झरनी नृत्य। झरनी नृत्य मुहर्रम के अवसर पर सिर्फ मुस्लिम नृतकों द्वारा ही किया जाता है। तो बेसिकली यह जो नृत्य है ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और किस अवसर पर? मुहर्रम के अवसर पर यह बेसिकली परफॉर्म होता है। कहां पर? बिहार में। ठीक है, इस गीत में नृतक शोक गीत भी गाते हैं और अपने अभिनय के द्वारा शोकाभिव्यक्त भी करते हैं। ठीक है, कि शोक की अभिव्यक्ति करते हैं ये इसमें अपने नृत्यों के द्वारा। तो ये आपको पता चल गया। आगे देख लेते हैं और कौन सा नृत्य है। तो पमरिया लोक नृत्य। अब ये पमरिया लोक नृत्य कहां पर होता है? यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पुरुष परफॉर्म करते हैं। यदि किसी कन्या या फिर बालक का जन्म होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष नृतक घाघरा चोली पहनकर डोल मंजीरा बजाते हैं और लोकगीत गाने के साथ साथ नृत्य करते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा, जोगीड़ा किसी सॉन्ग वगैरह में भी आपने कई बार वर्ड सुना होगा, तो आप याद रख लेना। जहां पे भी जोगीड़ा है तो वहां पे ये नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। याद करने के तरीके हैं कि कैसे हमें इजी वे में याद हो जाए। हमारा मेन मोटो क्या है? याद करना है ना। तो अब हम उसे किस तरह से याद करते हैं? अगर हम किसी चीज से कनेक्ट करके उसको याद कर पा रहे हैं, यदि हम किसी हमें कोई प्लेस याद आ गया कि हाँ इससे संबंधित यह प्लेस है, हम यहाँ गए थे, ये हमें पता है, उससे हम याद कर पा रहे हैं। तो हमारे जो मेन मोटो है दैट इज याद करना। और इसके लिए हम कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, चाहे हम प्लेस से कनेक्ट करें, चाहे हम पर्सन से कनेक्ट करें, चाहे हम किसी वस्तु से कनेक्ट कर लें, तो जल्दी हमें वहां से चीजें क्या होती हैं? मेमोराइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य संपूर्ण बिहार में आयोजित किया जाता है। यह संपूर्ण बिहार में एक महत्वपूर्ण नृत्य हो जाता है और इस नृत्य का आयोजन जो होता है वो होली पर होता है। ठीक है, तो यह नृत्य कब आयोजित किया जाता है? होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें ग्रामीण युवक युवतियां एक दूसरे को रंग लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। अब फाग जो है वो उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी फाग होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली नाम क्या है इसका? जोगीड़ा नृत्य डिफाइन कर दिया गया है। संपूर्ण बिहार में यह परफॉर्म किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नटुआ नृत्य, ये कौन सा नृत्य है? तो यह युगल प्रदर्शन में साथ में संगीत वाद्य यंत्रों में नागरा, ढोल और शहनाई शामिल है। यहाँ पे युगल परफॉर्म दी जाती है, यानी कि महिला पुरुष या फिर दो लोग मिलकर के इसमें परफॉर्म करते हैं। और इनके साथ वाद्य यंत्र किस टाइप के होते हैं? तो ढोल होता है, नगाड़ा होता है और शहनाई इसमें शामिल होता है, उस पर यह डांस करते हैं। ठीक है, नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले परिधान स्वदेशी और आकर्षक होते हैं। यहाँ पे जो परिधान बेसिकली पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, चोली, यहाँ का या उस रीजन का जो मेन परिधान होगा उनको पहन करके वह नृत्य करती हैं। ठीक है, छऊ नृत्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुष नृतकों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, जो युद्ध से संबंधित है। और यह जो नृत्य है ये संबंधित किससे है? एक युद्ध शैली से संबंधित है, इसलिए यह नृत्य हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है, क्योंकि यह स्टार्टिंग से किया जा रहा है, झारखंड बाद में अलग हो गया, लेकिन यह नृत्य जो है ये दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। और ये किस फॉर्म में है? युद्ध के फॉर्म में किया जाता है, बेसिकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यह छऊ नृत्य आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रमुख लोकगीत। अब यहाँ पे लोकगीत में आप देखोगे कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी परफॉर्म किए जाते हैं। यदि मैं सोहर की बात करूँ तो सोहर बिहार के साथ साथ यूपी का जो रीजन है वहां पर भी गाया जाता है। लोकगीत है, सोहर को बच्चे के जन्म के समय या फिर जब आपका विवाह आदि होता है तो उस समय भी गाया जाता है। ठीक है, तो अब सोहर की बात करें तो यह एक प्रमुख लोक संगीत शैली है जो बिहार में प्रचलित है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि बिहार रीजन की है, बिहार में भी प्रचलित है और अन्य जो राज्य है वहां पर भी ये प्रचलित है। ठीक है, यह गीत विशेष रूप से विवाह जो समारोह होते हैं उस दौरान और साथ ही साथ जो बच्चों का जन्म होता है उस दौरान भी गाई जाती है। ठीक है, इस गीत में प्रमुखता महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत भावपूर्ण बोल होते हैं, मतलब महिलाएं जो है वो गीत गाती हैं, इसमें भावपूर्ण वर्ड, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर विवाह पे गा रहे हैं तो उस विवाह की उसमें चर्चा की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। यदि हम बच्चे के जन्म से संबंधित गा रहे हैं तो उसमें बच्चे के जन्म से संबंधित वर्ड होंगे, चर्चा होगी, उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इस तरह से यह जो मैं कह सकती हूँ कि जो सोहर है वो परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
समदावन, इसको समदावन भी कहते हैं, समदाउनी भी कहते हैं और समदन भी कहते हैं। सब अपनी लैंग्वेज में अलग अलग इसको बोलते हैं। ठीक है, मिथिला में बेटी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। तो बेसिकली ये मिथिला रीजन में बिहार के गाया जाता है और जब विदाई होती है बेटी की तब यह गीत गाया जाता है। चैता इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका। ठीक है, चैता, चैता गीत बिहार के चैत्र मास में आयोजित किए जाने वाले धार्मिक उत्सव चैती नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। ठीक है, ये गीत माँ दुर्गा की महिमा और आराधना के लिए गाया जाता है। आगे देखते हैं, इसका गायन एकल या सामूहिक दोनों रूप से होता है। ठीक है, एक महिला भी गाती है और उसके साथ पीछे बैठ करके, अरे आप लोगों को पता होगा ना कि गांव में जब महिलाएं इकट्ठा होती हैं ढोलक और मंजीरा लेकर के बैठती हैं, तो एक महिला गाती है, साथ साथ उसके अन्य जो महिलाएं होती है वो भी गाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि एक महिला भी गा सकती है और युगल मतलब एक साथ बैठ करके भी बहुत महिलाएं गाती हैं। ठीक है, बिहार में मांगी एवं भोजपुरी भाषी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा ये गाया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि पुरुष भी क्या इसको गाते हैं, तो बिहार में बेसिकली मांगी का जो क्षेत्र है एवं भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है वहां पर पुरुष भी इसको गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। समा व चकेवा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह में मिथिलांचल क्षेत्र में यह महिलाओं द्वारा गाया जाता है। छठ पूजा जब होती है उसके बाद वो खत्म होता है, उसके बाद यह जो आपका चकेवा है, ठीक है, इसको गाया जाता है। बिरहा गीत, बिरहा गीत गाया जाता है, एक शोक गीत है। शोक गीत इसको कहते हैं। यह मुख्यतः अहिरों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो बिरहा जो गीत है बेसिकली एक शोक गीत होता है, यानी कि जब प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ती है उस दौरान बिरहा पीड़ा, उस दौरान यह जो आपका लोक गीत है यह गाया जाता है और ये मुख्यतः आपके आहिरों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं समद गीत के बारे में। यदि मैं बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समद गीत आपका भागलपुर, ठीक है, मुंगेर, वैशाली, विक्रमशिला, पटना, गया, नालंदा के क्षेत्र में गाया जाता है। मतलब ये इसके इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहां पर ये गाया जाता है। यह गीत भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए गाए जाते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया आपका यह गीत किस लिए गाया जाता है। समद गीत किसके लिए? भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए। और जो इसके क्षेत्र हैं भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, विक्रमशिला, पटना, गया और नालंदा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं बिहार के, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हर एक क्षेत्र, हम कहीं भी जाते हैं, भारत में पर्यटन को लेकर के नई नई पर्यटन पॉलिसीज आ रही हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन पर्यटन पर डिपेंड करता है। अब यदि हम अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर वहाँ की जीडीपी में 30 से 40%, इवन 60% तक भाग कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर किससे आ जाते हैं? पर्यटन से आ जाते हैं। ठीक है, पर्यटन की वहां पर हिस्सेदारी है। अभी कौन कौन से क्षेत्र हो जाते हैं? यदि आप मालदीव्स देखें तो मालदीव्स की जो पूरी इकोनॉमी है किस पर चलती है? पर्यटन पर चलती है। यदि आप बैंकॉक और थाईलैंड देखें, किससे वहां पर ये जो इकोनॉमी है किस पे डिपेंड कर रही है? पर्यटन पर कर रही है। दुबई में तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट वहाँ पे पर्यटन भी एक बहुत ही मेजर रोल अदा करता है वहाँ की इकोनॉमी में। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है? पर्यटन पर। स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही भारत जो है अपने आप को क्या करना चाहता है? पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आगे ले जाना चाहता है। नई पॉलिसीज भी बनाई है भारत ने। अब भारत को यदि पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देना है तो उसको अपने जो राज्य है वहां के जो पर्यटन है उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हर एक राज्य के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अगर यदि मैं पूरे भारत को लूं और वहां पर देखूं कि सबसे ज्यादा पर्यटक हैं वो किन किन क्षेत्रों में जाते हैं, तो एक तो आपका हो गया गोवा का क्षेत्र हो गया। बहुत ही महत्व, मतलब एक तरीके से महत्वपूर्ण तो नहीं, मैं ये कहूंगी कि बहुत ही फेमस क्षेत्र है, लोग वहां पर जाते हैं। साउथ के एरिया में बहुत ज्यादा लोग घूमते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद यूपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। ठीक है, तो ये क्षेत्र है जहाँ पर बेसिकली लोग जाना पसंद करते हैं, घूमते हैं। मुंबई, दिल्ली, ये सब क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से। तो हर एक राज्य के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो उस राज्य की इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राजस्थान भी इसमें आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। तो अब देख लेते हैं कि बिहार के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, गया बात करते हैं। सबसे पहले यदि नाम आएगा तो गया का आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी थी,
पहली यूनिवर्सिटी थी भारत की, सबसे मतलब विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ यहाँ पर, दूर दूर अदर कंट्रीज से जो बच्चे थे वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। भारत विश्व गुरु था। तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? हमारे नालंदा गया से। चलिए, यह बिहार का प्राचीन नगर है जिसका धार्मिक महत्व भी है। अब गया में लोग क्या करने आते हैं? पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों का, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो गया और नालंदा ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस लिए हो जाते हैं? नालंदा में मैंने बताया कि पहली यूनिवर्सिटी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गया हमारा धार्मिक प्लेस है। ठीक है, यह नगर फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि यह नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गया यदि आपसे पूछे, प्रश्न आए कि गया निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह स्थित है फाल्गु नदी के तट पर, जिसको निरंजना नदी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक चीज कवर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैं जिस जिस सेक्शन पे जाऊंगी और जहां से जो इंपॉर्टेंट होगा आपको बताते हुए चलूंगी, और आप चेक कर लेना, मैच कर लेना जाकर के कि यहाँ से प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पूछे जाते हैं, प्रश्न आपके आते ही आते हैं। यहाँ पर विष्णुपद, विश्व का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो स्थित है। विष्णुपद मंदिर पूछते हैं कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है, बिहार के। तो याद रखिएगा, गया पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो गया में क्या है? एक तो यह फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर विष्णुपद मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है वो स्थापित है। यह नगर पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो आप देखोगे कि कहाँ पर जा रहे हैं? गया करने जा रहे हैं, गया करने जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं तो क्या करते हैं? भोज करते हैं, बहुत बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया जाता है गया करने के बाद। तो इसलिए यह धार्मिक दृष्टि से, हिंदू धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बोध गया, गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। बोध गया को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को स्थल भी है बिहार का। ठीक है, अब यदि आपसे पूछें कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को स्थल बिहार का है, या निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को स्थल बिहार का नहीं है, या कितने यूनेस्को स्थल हैं, ये आपका आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेंगे। ये जो एक दो पॉइंट होते हैं ना, ये आंसर राइटिंग में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम आर्ट एंड कल्चर के चित्र में जाते हैं। ठीक है, यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर परिसर विश्व विरासत स्थल है आपका। ठीक, तो चलिए, पहला तो हो गया गया के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यह निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है, यह एक यूनेस्को स्थल भी है, और यहाँ पर एक महाबोधि मंदिर है, इसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। पटना, पटना यहाँ की राजधानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा नगर हो जाता है ये, इसलिए पटना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राचीन नाम इसको पाटलिपुत्र भी कहते थे, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अजातशत्रु ने अपनी राजधानी इसको बनाया था। तो ये सबसे पहले इसकी जो राजधानी का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? अजातशत्रु के द्वारा दिया गया था। तो पटना यहाँ की राजधानी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपका एक हनुमान मंदिर है, जो लोग बेसिकली घूमने आते हैं। आपका आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है, लोग घूमने आते हैं। तो पटना भी इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। आगे देख ले, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। यह नगर जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, या फिर गंगा के किनारे कौन कौन से कितने नगर स्थित हैं? 11, 12, 13, 14, 12। ठीक है, 12 नगर स्थित है। तो आपसे ये पूछा गया था, प्रश्न आया था। तो इसलिए गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से आपके जिले बसे हुए हैं ये पता होना चाहिए। तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक, बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय, गवर्नर हाउस और पटना उच्च न्यायालय यहीं पर स्थित है। हरमंदिर साहिब, बेगू हजाम की मस्जिद, संजय गांधी जैविक उद्यान, शेर शाह की मस्जिद जैसे पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। तो पटना बिहार में एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भागलपुर, भागलपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा है भागलपुर? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, या फिर जब नदियों के पोर्शन में आएंगे तो वहां पे आपसे पूछते हैं कि यह नदी कहाँ पर जाकर के गंगा नदी से मिलती है, क्योंकि गंगा नदी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार में। प्रॉपर इसको 2 भागों में क्या करती है? डिवाइड करती हुई जाती है। ठीक है, तो यह जो शहर है भागलपुर, यह भी जो जिला है, यह भी आपका क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। धर्मपाल द्वारा
विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाल द्वारा जो निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए, विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए, यह विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। प्रश्न पूछते हैं डॉल्फिन ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में स्थित है। जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म यहीं पर हुआ था। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका प्रश्न था कि सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? भागलपुर को जानते हैं, याद रखेंगे ना आप। ठीक, भागलपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यह बुद्ध मंदिर, श्री चंपारण दिगंबर जैन मंदिर और खान ए सहबाजिया मकबरा आदि पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इस सीरीज में हमारा चौथा कौन सा महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से प्लेस हो जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। मैंने बोला था कि नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। गया, नालंदा, ये क्षेत्र हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो करी थी वो 450 में कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। यदि स्थापना की यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसमें अवशेषों की खोज करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि यहाँ पर इस तरह के कुछ थे। यह यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है। तो यह एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है। कहाँ का? बिहार का है। और नालंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना यदि मैं बात करूं कुमार गुप्त द्वारा, खोज इसके अवशेषों की किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 15 जुलाई 2016 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पावापुरी प्लेस, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। यहाँ हेनसांग मेमोरियल हॉल, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, जिसे लोग बेसिकली घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके लिए लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, सहरसा किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो यह शहर रोहतास जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर रोहतास जिले का मुख्यालय है और यह शहर 16वीं शताब्दी में शूर वंश की राजधानी रहा था, सासाराम। ठीक है, शूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। रोहतासगढ़ का किला भी यहीं पर स्थित है। तो बेसिकली लोग यहाँ पर किला देखने और ये जो मकबरा देखने हैं, यह क्षेत्र देखने आते हैं। देश का प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड इसी शहर से होकर के गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से होकर के गुजरता है? तो उसमें आपका आ जाता है सासाराम। ग्रैंड ट्रंक रोड यहीं से होकर के गुजरता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने फर्स्ट पेज पे भी लगाई है। अब आ जाते हैं छठा, पश्चिमी चंपारण क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा या क्या है? एक जिला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। कौन सा? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बना हुआ है। इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। नंदनगढ़, चनाकीगढ़, लौरिया का अशोक स्तंभ यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिले से शुरू हुआ था। कब? 1917 में शुरू हुआ था। तो चंपारण का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक यदि मैं परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो उस दृष्टि से भी हमारा चंपारण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे क्या प्लेसेस कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण यहाँ पे। राजगीर या राजगृह, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यह मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है। पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य, जैसे कि जब मैं बिहार का इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि पहला साम्राज्य यदि कहीं पर बना तो बिहार में बना। ठीक है, तो बिहार का जो मगध है वो क्षेत्र वहां पर विकसित हुआ और उसकी राजधानी कौन बना? राजगीर बना। तो राजगीर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब राजगीर की बात करेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी यहीं पर विकसित हुई, इसको बनाया गया। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में की गई थी। तो इस तीनों दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
प्रमुख रामसर स्थल अब यहाँ पे कौन कौन से हैं इनकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे रामसर स्थल एक ही है, कांवर झील, वह झील है, उसी को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कांवर झील या कबर ताल भी कहते हैं, कांवर ताल भी कहते हैं, कांवर झील तार भी कहते हैं, तो बेसिकली कांवर झील जो लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे हम। तो प्रमुख रामसर स्थल कांवर झील है, यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। और देश का 39वां रामसर स्थल यहाँ इसे घोषित किया गया था। 39 भारत का है और पहला बिहार का है, ठीक है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कई बार इसकी अवस्थिति पूछते हैं, प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी यहीं पर बनती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। ये पूरा ही आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक रामसर स्थल 2 से 3 प्रश्न आपके कवर करता है कि सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहां पर है, तो कहां पर है, कांवर झील, कनवार ताल, ठीक है। रामसर स्थल बिहार का एकमात्र कौन सा है, कांवर झील है, पहला रामसर स्थल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहां पर है, तो यह बेगूसराय जिले में स्थित है। जिला जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं इससे। अब आगे आते हैं, यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुड़ने से बनती है, यानी कि यह गंडक नदी पर इस गोखुर झील का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपसे नदियां भी पूछी जा सकती हैं, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बिहार सरकार ने 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों, अभी तक सिर्फ एक ही रामसर स्थल है, ठीक है। तो बिहार ने क्या करा, मांग किया कि हमारे यहाँ और भी 5 प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं जिसको रामसर स्थल घोषित किया जाना चाहिए। तो उसने अभी प्रस्ताव दिया है, अभी उनको रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है, अभी सिर्फ एक रामसर स्थल है, कांवर झील है। लेकिन जो प्रस्तावित रामसर स्थल है वो आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये अपडेट है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों को उसने बिहार ने प्रस्तावित किया है कि इन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अभी केंद्र सरकार से मांग करी थी कि ये 5 जो प्रमुख प्लेसेस हैं इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया जाए। अभी कौन कौन से हैं, तो दरभंगा में स्थानिक क्षेत्र है उसे, वैशाली में ताल बरेला को, कटिहार में गोगाबिल जो झील है उसे, जमुई में नागी को, नागी डैम भी है आपका, और जमुई में नटकी डैम को, ठीक है, नागी और नटकी डैम, इन दोनों को रामसर स्थल और ऊपर के जो आपके जो क्षेत्र हैं इनको रामसर स्थल घोषित करने की मांग करी गई है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन अभी इन्हें रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है। एकमात्र रामसर स्थल आपका बिहार, ठीक है, बिहार में दैट इज आपका क्या है, कांवर झील, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। क्या है राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहला आता है हमारा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, यह बिहार के गया जिले में स्थित है। सबसे पहले अगर अभयारण्य की बात आती है तो पूछते हैं ये स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आपका आ रहा है ना राष्ट्रीय उद्यान वाला, ये पूरा ही इसमें जितने भी चीजें आएंगी ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बिहार स्पेशल में क्या पूछने के एरियाज हैं आप बताओ, वहां के पर्यटन स्थल हो गए, फिर वहां के क्षेत्रफल के बारे में हो गया, लिंग अनुपात के बारे में हो गया, ये पूछ सकता है। सबसे बड़ा सबसे छोटा जो जिले हैं वो पूछ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है आपके यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, रामसर स्थल पूछ सकता है। तो ये चीजें मैं पूरी इसीलिए होलसम बिहार का पूरा परिचय यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा, बस आपको पेशेंस के साथ देखना है। देखो आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, मतलब क्या चाहते हो सब कुछ ऐसे पका पकाया मिल जाए हैं और आप जाकर के एग्जाम में बस कराओ, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत ये कि पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा एंड तक पूरा वीडियो और आपकी सारी चीज इसमें कवर हो जाएंगी। आप 2x की स्पीड पे लगा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट उसको एंड तक देखो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांबर, भेड़िया, धब्बेदार हिरण, नीलगाय, चिंकारा आदि जो जीव हैं इनकी महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में। स्थित कहाँ है, गया में। स्थापना 1976 में हुई थी। चलिए आते हैं दूसरे पे, दूसरा है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत ही आपकी कांवर झील आती है और उसी को क्या बनाया गया है, रामसर स्थल बनाया गया और यहीं पर आपकी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर जो झील है वो स्थित है, ठीक। अब यह कहां पर स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल है 63 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस झील को 1986 में पक्षी विहार का दर्जा
दिया गया था। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील स्थित है। यहाँ पर सर्दियों में साइबेरियन पक्षी दौरा करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यह हो गया कांवर झील के बारे में। कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब हम अभ्यारण्य की बात करते हैं, पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की बातें करते हैं। एक तो वहां पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, दूसरा उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, तीसरा किस क्षेत्र में है, और वहां से यदि कोई नदी होकर के गुजर रही है तो कौन सी नदी है और उसका क्षेत्रफल कितना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे आते हैं, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यह कैमूर जिले में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है। कौन सा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि बात करें राज्य के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य की, प्रश्न आएगा तो आप कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य पर टिक लगा करके आओगे। ठीक है, इसके बाद उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिले में, और यहाँ पर बाघ व अन्य पशु जो हैं वो विख्यात हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, क्वेश्चन आते हैं इससे, महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थित कहां पर है, यह भागलपुर में स्थित है। स्थापना उसकी हुई थी 1990 में। प्रश्न पूछे जाते हैं, आए हैं कई बार, तो ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। इस बार भी कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, आई बेट फॉर इट, देख लेना आप, है ना। हाँ, बाद में आके मुझे टैग करना, मैम आपने बोला था कोई भी प्रश्न नहीं आया, प्रश्न पूछा जाएगा। आप ये पूरा एंड तक देखो, इसमें आपको कुछ नहीं तो 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो कि आपके पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल से। ठीक है, मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पर दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का संरक्षण का क्षेत्र है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। गंगा डॉल्फिन का आपका क्षेत्र कहाँ पर है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि आपकी पटना में है और एकमात्र जैविक उद्यान है, कहाँ का, बिहार का। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। आपसे पूछते हैं कि एकमात्र जैविक उद्यान जो है वो बिहार का कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। कौन सा है ये भी पूछते हैं, तो संजय गांधी जैविक उद्यान। अब आते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो देख लेते हैं। यह राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, बाघ संरक्षण को समर्पित है यह राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। यदि मैं बात करूं स्थापना की, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली इसका जो क्षेत्रफल है वो 898.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह बसा हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, तो यहाँ पे बंगाली टाइगर, भारतीय गैंडा, एशियाई हाथी, ऊद बिलाव। अच्छा, ऊद बिलाव सुन के क्या लग रहा है आपको, ऊद बिलाव कहते हैं ना कि ऊद बिलाव जैसे लग रहे हो तुम, प्रोनाउंस करते हैं, विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द के रूप में हम ऊद बिलाव कई बार प्रयोग करते हैं कि क्या लग रहे हो, ऊद बिलाव लग रहे हो तुम, तो यहाँ ऊद बिलाव मिलता है। ठीक है, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, हिरण आदि वन्य जीवों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो ऊद बिलाव से याद रखना कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से स्पर्श करती है। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये पूछते हैं कई बार कि किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से स्पर्श करती है। बेसिकली यही लाइन दी जाएगी आपको, वहां पर आपको बताना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है, क्षेत्र क्या है, पश्चिमी चंपारण किससे टच होता है, नेपाल से टच होता है। तो इतना सेंस तो लगा ही लोगे ना आप कि नेपाल से अगर टच हो रहा है तो चितवन नेशनल पार्क इससे टच होता है। ठीक है, लेकिन ये तब आपको पता होगा जब आपको ये पता होगा कि ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर स्थित है तो शायद आप नहीं बता पाओगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख पर्व और मेलों की, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन सा पर्व लगता है। सोनपुर का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहीं पर आयोजित होता है तो वह बिहार के सोनपुर में होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यह याद रहेगा। चलिए, तो छठ पूजा की यदि मैं बात करूं, पर्व, मेले, पूजा सारा इसमें मैंने ले लिया है। यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला है और सबसे बड़ा पर्व भी है। ठीक है, इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है बेसिकली, और यह दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष में यह पर्व मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालु उपवास व प्रार्थना करते हैं। बेसिकली सूर्य को अर्घ देते हैं मॉर्निंग के टाइम, जैसे ही सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो दोनों टाइम जल में खड़े होकर के यह जो पूजा है वो की जाती है और इसकी बहुत ही अधिक मान्यता है। ये कहने के लिए सिर्फ बिहार का एक क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन इसको पूरे भारत में यह बहुत प्रचलित है और इसको हर कोई जानता है। ठीक है,
पहले गंगा नदी के तट पर लोग इकट्ठा होते हैं और फिर सूर्यदेव को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सोनपुर के बारे में। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा यानी कि दिवाली के बाद जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन किया जाता है। यहाँ पर गाय, बैल, हाथी, भेड़, बकरी और पशु सहित घरेलू जो मवेशी होते हैं, बकरी वगैरह, इनकी भी खरीद और बेच की जाती है। तो सबसे बड़ा एशिया का पशु मेला यहाँ आयोजित होता है। श्रावणी मेला यह भागलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे लगता है, भागलपुर जिले में लगता है। अब आते हैं बेतिया मेला। तो यह प्रत्येक वर्ष दशहरा पर आयोजित किया जाता है। इसमें पशु मेले और पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो यह भी एक टाइप का मेला है जहां पर पशु का क्रय विक्रय किया जाता है। कौन सा मेला है, बेतिया मेला है। ठीक है, आगे आते हैं सोमवारी मेला। स्थान कहाँ पर, पटना, मुजफ्फरपुर। अवसर कौन सा, माघ श्रावण के अवसर पर यह आयोजित होता है। आगे आ जाते हैं सोरठ मेला। कहाँ पे लगता है, सौराष्ट्र मधुबनी में लगता है। और अवसर क्या है, सामूहिक विवाह निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर सामूहिक विवाह होता है, उस टाइम इस मेले का क्या है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, सिद्धेश्वर मेला। स्थान सिद्धेश्वर, मधेपुरा में आयोजित होता है और अवसर शिवरात्रि के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख यूनेस्को स्थल यहाँ के कौन कौन से हैं। तो पहला आ जाता है आपका महाबोधि मंदिर परिसर। कहाँ पर है, बोध गया में है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बोध गया जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को 534 ईसा पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह प्लेस महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनेस्को स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण अशोक के शासन के दौरान कराया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है अशोक क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था। लोग कहते हैं अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक्चुअली अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। उस धर्म में जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बातें थी, जो सही बातें थी, उनको वो मानता था। बौद्ध धर्म का प्रॉपर वो अनुयायी नहीं था। उसने एक अपना पथ बनाया, धम्म पथ का, जो कहते हैं कि उसने निर्माण किया था धम्म पथ का, वो लेकर के आया था धम्म, जिसको हम जानते हैं। उस धम्म में उसने सारे धर्मों के सार रखे थे और वो उसी को फॉलो करता था। वो अपने धम्म को फॉलो करता था। बेसिकली वो कहते हैं लोग कि बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बट यदि आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से जानोगे, तो वो बौद्ध धर्म को नहीं, उसके स्पेसिफिक जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उनको फॉलो करता था। और नो डाउट उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कराया। उसके लिए उसने जमीनें भी दान करी, निर्माण कार्य भी कराया, लेकिन वो बेसिकली उसका फॉलो नहीं करता था। वो अपने धम्म को फॉलो करता था। कलिंग विजय के बाद उसने युद्ध और ये सारी चीजों को छोड़ दिया था, क्योंकि उसका मन बहुत व्यथित हुआ। उसके बाद ही उसने ये धम्म में आया, सामाजिक कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, एंड देन आगे वो कार्य करता रहा। ठीक है, इस विहार में गौतम बुद्ध की पद्मासन मुद्रा की एक मूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी पूछते हैं कहां पर है, तो महाबोधि मंदिर परिसर में है। ठीक है, इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र है। अच्छा, ये जो विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को स्थल होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, उतनी देर से मैं यूनेस्को स्थल बता रही हूँ। यूनेस्को स्थल वो और जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, वो इसलिए होती हैं, बनाई जाती हैं, घोषित करी जाती हैं, ताकि जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी मतलब एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको संरक्षित करने के लिए ये यूनेस्को स्थल या यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित करी जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो सरकार है वो मानवीय आपदा यानी मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करती है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उससे यदि उसमें कोई हानि होती है, तो वह उसको संरक्षित करेगी, उसकी मरम्मत करवाएगी, उसमें कार्य करेगी। ठीक है, और मानवीय हस्तक्षेप वहां पे पूरी तरह से बैन हो जाता है। यानी पूरा संरक्षण का जो कार्य है वो कौन करता है, सरकार करती है। सरकार के हाथ में होता है उसको संरक्षित रखना। तो इसलिए उसको स्पेसिफिक उस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए फिर वो अपनी टीम और सारी चीजें कार्य करते हैं, मरम्मत करवाते रहते हैं, और इससे वह जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी दे रही है। चलिए आगे आ जाते हैं। नालंदा के खंडहरों को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इसलिए।
यह पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा करवाई गई थी और ये कुमार गुप्त प्रथम थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था। प्रश्न कई बार आता है किसके द्वारा इसको नष्ट किया गया, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अच्छे से इसको याद रखिएगा। यूनेस्को में धरोहर स्थल इसको 2016 में घोषित कर दिया गया। अब यानी इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार इसका संरक्षण करेगी। प्राकृतिक आपदा या जो भी प्रकार की आपदाएं होती हैं उससे संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। ये होता है यूनेस्को। और ये सारे वर्ल्ड में जो जो ऐसे स्थल है सबको संरक्षित करने की जिम्मेदारी है इनकी, हर एक क्षेत्र में। अब ये नहीं भारत करेगा, जाके भारत में जो आ रही हैं वो भारत करेगा, अन्य कंट्रीज में जो होंगी वहां पे वो कंट्री उनका संरक्षण करेगी। ठीक है, यानी मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरीके से इसमें बैन हो जाता है। अब आते हैं प्रमुख नदियां, झीलें, पहाड़ और जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट नदी बिहार की कौन सी है, गंगा नदी। और ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, याद रहेगा ना आपको कैसी वाली इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। कहां से निकलती है ये, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के गौमुख स्थान से इसका उद्गम स्थल है। और कहां पर ये मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये जाकर के मिल जाती है। ठीक है, उद्गम कहाँ पे है, उत्तराखंड के गौमुख स्थान से इसका उद्गम हो जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी यदि यह कहीं पर सीमा तय करती है तो यूपी में करती है। सबसे लंबी जो नदी है या यहाँ पे आपके यूपी में है। बिहार में कुल लंबाई इसकी 445 किलोमीटर है। आपसे प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में कि गंगा नदी सबसे लंबी सीमा बिहार में किस जिले में, मतलब किस जिले से होकर के गुजरती है, सबसे लंबी सीमा ये कहां पर बनाती है, पटना में, दरभंगा में, बेगूसराय में, कहां पर बनाती है। सबसे लंबी ये जो सीमा बनाती है ये पटना में। इसके बाद आपका आ जाता है शायद दरभंगा का क्षेत्र, है मैं शायद कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, गंगा नदी में तो यहाँ पे देख लेना, ये वाला पोर्शन मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप इसको देखना जाके कि गंगा नदी सबसे लंबी दूरी बिहार में किन किन जिलों में तय करती है, पटना में, दरभंगा में, बेगूसराय में, कहां पर तय करती है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे, गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है, बक्सर जिले में चौसा प्लेस है, वहां से ये बिहार में प्रवेश करती है और देन बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती हुई आगे बढ़ जाती है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो घग्गर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सोन है, ठीक है, पुनपुन है, महानंदा है, कर्मनाश नदियां इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। सोन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी 2 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती हैं। पहली नदी आपकी यहाँ पर हो गई कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 202 किलोमीटर है। ठीक है, यह नदी बिहार के रोहतास जिले से प्रवेश करती है। प्रवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं। और सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। अब ये कौन सी नदी कहां पर मिल रही है, ये प्रश्न आपका बिहार स्पेशल में पूछा जाता है। तो जो नदी मैं लूंगी जहां जहां पर वो मिल रही है वो पॉइंट आपको बताते हुए चलूंगी, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका आता है। और अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि सोन नदी कहां पर मिलती है गंगा से, मनेर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोसी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है बिहार की, प्रश्न आता ही आता है इससे। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जल आपूर्ति यदि बिहार में कोई करता है तो कोसी नदी ही करती है। कोसी के लिए बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कोसी गंगा नदी परियोजना, जहां पर कोसी नदी की जो धारा है उसको मोड़ा जा रहा है उन क्षेत्रों में जहां पर जल नहीं है। ठीक है, तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 730 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। यह नदी बिहार में सुपौल जिला में
के भीम निगर के निकट प्रवेश करती है। तो प्रवेश ये कहाँ से करती है? सुपौल के पास एक भीम नगर है, वहां पर ये प्रवेश करती है। यह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये वाला जो आपका लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर गंगा नदी से मिलती है, तो कटिहार के पास कुर्सेला में यह गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के, क्योंकि ये सहायक नदी भी है। आगे आते हैं, घाघरा या इसको घग्गर भी कहते हैं। ठीक, घाघरा नदी मापचा चुंगोल ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? मापचा चुंगोल ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो मात्र 83 किलोमीटर है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पोर्शन है जो यहाँ पर इसका आता है। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदियां हैं जो जल सीमा क्रिएट करती हैं, जल की सीमा बनाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे नदी है, इस साइड बिहार और इधर यूपी, तो जल सीमा बनाती है घग्गर नदी। और कौन सी नदी बनाती है आपकी? घग्गर बनाती है, गंगा नदी बनाती है, आपकी कर्मनाशा भी आपकी जो बाउंड्री लाइन है जल वाली जो नदी है वो बनाती है। तो 3 नदियां बेसिकली आपकी बनाती है, एक गंगा स्वयं, दूसरी घग्गर और तीसरी कर्मनाशा। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह सारण जिले में छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है जाके। तो कहां पर मिलती है? छपरा के नजदीक जाके मिलती है यह गंगा नदी में, तो याद रहेगा आपको। आगे आते हैं, गंडक नदी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुई है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। टोटल लंबाई 630, बिहार में इसकी लंबाई 260। ठीक है, गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। कहां पर? बिहार की सीमा में। ठीक है, या हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। मैंने सबका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे स्पेशली मेंशन करके रखा है क्योंकि आपका यह क्वेश्चन में आता है बिहार स्पेशल के। ठीक है, इस नदी पर ही वाल्मीकि नगर बांध निर्मित है। कई बार पूछते हैं कि इस नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो वाल्मीकि नगर बांध आपका गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। गंडक नदी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने यहाँ पर देख लिए। चलिए आगे आ जाते हैं। पुनपुन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। ठीक है, यह नदी बिहार में गया से प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप करेक्ट करना, जहां पे मैंने बोला था कि कौन सी 2 नदियां हैं जो एमपी से प्रवेश करती हैं, वहां पर मैंने आपका नाम लिया था, एक तो सोन नदी, दूसरा मैंने पुनपुन नदी बोला था। ठीक है, पुनपुन नदी आपका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड से होता है। तो मेन अभी जो यहाँ पे एक नदी है दैट इज सिर्फ ओनली कौन सी? सोन नदी है। चलिए, यह फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती है? फतुहा के पास ही मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या हो जाती है कि यह फतुहा में गंगा नदी मिलती है जाकर के, तो मीटिंग पॉइंट फतुहा, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं अब। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है और ये खगड़िया के खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? खगड़िया शहर में मिल जाती है। आगे आ जाते हैं भाई, कर्मनाशा नदी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ी की जो श्रेणियां हैं वहां से। कुल लंबाई इसकी 192 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी इसकी दुर्गावती हो जाती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे मैंने बोला था कि ये सीमा निर्धारित करती है कर्मनाशा, एक गंगा स्वयं करती है और दूसरी आपकी कौन सी थी? घग्गर नदी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, जल सीमा बनाती है। ये बिहार में यह नदी अपवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर आप अगर जाओगे तो आपके जितने भी पुण्य कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलय हो जाती है जाकर के। ठीक है, तो तब यह शुद्ध हो जाती है। देखो हमारे यहाँ कौन कौन सी रीतियां चलती हैं। अगर ये अलग है तो अभी तक अपवित्र है, गंगा में मिल जाती है, फिर लोग उसमें गंगा स्नान करने जाते हैं, देन वो पवित्र हो जाती है क्योंकि हम गंगा को पवित्र मानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि ये इसमें जैसे हम लोग घर में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू गाइस कि मेरे को बताना कि
ऐसे मानते हैं कि ये अपवित्र चीज है, अगर तुमको छू लिया तो ये भी अपवित्र हो गया। ठीक है, ऐसे मानते थे ना। अच्छा, एंशियंट टाइम में बहुत मानते थे। मैं एंशियंट की बात करूँ, जो भी ब्राह्मण होते थे, आई एम अगेन ब्राह्मण, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कास्ट और एनी रिलीजन, आई एम जस्ट आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में है, कि मानते थे क्योंकि वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो उनके माइंड में था कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो शूद्र हैं, जिनको वेद इन सब का ज्ञान नहीं मिलता, स्त्रियों को भी उसी श्रेणी में रखा जाता था। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो वो जो निचला तबका है, कहते हैं अगर वो हमें छू लेते थे या उन्होंने किसी भी चीज को छू लिया तो वो अपवित्र हो गया। ठीक है, जबकि होना तो ऐसा चाहिए ना कि उन्होंने अगर हमें छू लिया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम सुपीरियर हैं, हमें भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो अगर उन्होंने हमें छू लिया तो वो पवित्र हो जाने चाहिए, एज लाइक रिवर, कि जो नदी हम मानते हैं कर्मों का नाश कर देती है। कर्मनाशा इसीलिए इसका नाम रखा गया कि आपके जो भी पुण्य कर्म होते थे, माना जाता था कि आप इस नदी में यदि स्नान करेंगे तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए एक तरीके से जो उस टाइम की मेंटालिटी मेरे अकॉर्डिंग रही होगी, वह यह रही होगी कि यह नदी जो है वो गंदी ना हो। ऑब्वियस ही बात, लोग है, गंगा नदी में लोग स्नान करते हैं। आज कितनी ज्यादा गंगा नदी प्रदूषित है। यदि इस नदी में कोई स्नान नहीं कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस नदी का जो जल होगा आज भी बहुत ही स्वच्छ होगा, ठीक है, साफ सुथरा होगा। तो शायद यह सोच करके इसको बोला गया हो कि यदि आप इस नदी में स्नान करेंगे तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं जिस पॉइंट पर आती हूँ उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि इस नदी को अपवित्र माना जाता था, लेकिन जैसे ही यह गंगा में प्रवेश करती है इसको पवित्र मान लिया जाता है, क्योंकि गंगा पवित्र नदी है। तो वैसे ही हम इस पॉइंट पे क्यों नहीं ये मानते थे या मानते हैं, आज भी बहुत सारी जगहों पे ये चीजें हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि यदि कोई शूद्र या निचली जाति का जो लोग हैं वो ब्राह्मणों को छूते हैं, उनके पैरों को टच करते हैं या फिर मान लीजिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको ब्राह्मणों का दर्जा दे देते हैं, या फिर हम क्यों नहीं उनको शुद्ध मान लेते हैं, अशुद्ध क्यों मानते हैं। यदि उन्होंने कुछ छू दिया, ठीक है, नल को छू दिया, किसी लोटे को छू दिया, किसी में पानी पी लिया, तो क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा था ना, तो हमारे पास तो वो शुद्ध था, उसको हमने दे दिया, उसके टच करने से वो भी शुद्ध हो गया, तो उसका तो उद्धार हो गया। तो हमें इस मेंटालिटी के साथ क्यों नहीं चलना हुआ, हम इस मेंटालिटी के साथ क्यों चले कि वो छू लेंगे हमें तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। दैट इज द मेजर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई वॉन्ट कि यू ऑल रिप्लाई मी इन कमेंट। आप मेरे को बताओ किसका क्या रीजन रहा होगा। वैसे रीजन तो मुझे पता है, बट हम ऐसा क्यों नहीं मानते थे। ऐसा मान सकते थे ना कि हम पवित्र हैं, वो हमें छुएंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है जस्ट मैंने पूछ लिया, इस पॉइंट पे आकर के मुझे याद आ गया। तो काश ऐसा होता तो आज जो चीजें हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती। बट अगेन शुरू कर लेते हैं। तो बिहार में यह नदी अपवित्र समझी जाती है, बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप या गंगा में विलय हो जाती है जाकर के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कहाँ पर विलय होती है। फाल्गु नदी, इसको निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह पुनपुन नदी में विलय हो जाती है जाकर के। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहान नदी के संगम से आरंभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जानने वाली आपकी दो ही चीजें हैं। कुशेश्वर झील, यहाँ पर झीलों की बात करेंगे, कौन कौन सी झीलें हैं। यह झील दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है, दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। रीजन क्या है घटने और बढ़ने का? देखिए, जब ग्रीष्म काल होता है या गर्मी का टाइम होता है तो जल क्या होता है, इसका कम हो जाता है, और जब वर्षा काल होता है तो इसका जल बढ़ जाता है। तो वर्षा के टाइम में इसका जल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर तक का रहता है, और गर्मियों के टाइम जो इसका जल है वो घट करके 20 वर्ग किलोमीटर तक आ जाता है। तो यह इसका रीजन है घटने और बढ़ने का। ठीक है, इस झील में कमला, करेह आदि नदियां जल एकत्रित करती हैं। तो यहाँ पर कमला और करेह नदियां हैं, इनके द्वारा इस झील में जल एकत्रित होता है। जल की आपूर्ति किन नदियों से होती है, तो कमला और करेह नदियों से होती है। ठीक है, यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है बिहार में। यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन क्रेन सर्दियों में यहाँ पर क्या है दौरा करते हैं। ठीक है, 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो कब किया गया, 1972 में किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील इंपॉर्टेंट है, बिहार के सहरसा जिले में स्थित है ये। ठीक है, इसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुबीनी, गोबारा आदि झीलें प्रमुख हैं। ठीक है, जो इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए
आगे आ जाते हैं, गोगाबिल झील अगेन इंपॉर्टेंट है यह कटिहार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? कटिहार जिले में स्थित है। बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम्युनिटी रिजर्व के रूप में यह अधिसूचित है, बिहार का पहला यह क्षेत्र है, इसलिए गोगाबिल झील। ठीक है, इस प्रकार की यह एक प्रकार की क्या है? गोखुर झील है, जो एक स्थानीय जल निकाय है। ठीक है, यह भी एक प्रकार की गोखुर झील है जो कि स्थानीय जल निकाय से बनी है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी यदि मैं गोखुर झील की बात करूं वह कहां पर है? आपकी कांवर झील। ठीक है, इसका निर्माण उत्तर में महानंदा नदी और काखर नदी और दक्षिण और पूर्व में गंगा नदी द्वारा हुआ है। यहाँ पर जल की आपूर्ति इन नदियों द्वारा होती है। आगे आ जाते हैं, प्रमुख अनुसंधान की यदि मैं बात करूं, कौन कौन से अनुसंधान यहाँ पर स्थित हैं, कई बार पूछ लेते हैं। केला अनुसंधान केंद्र बना है यहाँ पर वैशाली में। आलू विकास एवं शोध संस्थान यहाँ पर है बिहार शरीफ में। चावल विकास एवं शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है आरा में। ठीक है, राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है और यहाँ की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। बिहार देश का लीची उत्पादन का लगभग 40% हिस्सेदारी है, जो कि 40% नहीं है, नाउ इट इज 76% से भी ज्यादा है। ठीक है, बिहार जो है अभी वो 76% से ज्यादा हिस्सेदारी उसकी लीची उत्पादन में है। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये कहां पर है? आपका दरभंगा में है। देश के मखाने में कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ अनुसंधान बने हुए हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। प्रमुख जनजातियों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जनजाति आ जाती है संथाल, जिसका ओरिजिन बेसिकली कहां पे है? झारखंड में है, लेकिन यह बिहार के जो पठारी क्षेत्र हैं वहां पर मोस्टली निवास करती है। ये आपके कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से सिंह बोंगा देवता की पूजा करते हैं और इनका मुख्य रूप से ये जो जनजाति है ये कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है, तो याद रहेगा कि ये जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है। संथाल एक इंपॉर्टेंट जनजाति हो जाती है बिहार में। मुंडा जनजाति अगेन, यहाँ पर आप जो जनजातियां देखोगे बेसिकली उनका जो ओरिजिन कई जनजातियों का झारखंड से है, लेकिन वो रहती कहाँ पे है? बिहार में। अब झारखंड से जब अलग हो गया तो हम यहाँ पे नाम लेते हैं कि ये झारखंड से है, वरना पहले ये बिहार में ही थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये निवास करते हैं। बिहार में रोहतास और बक्सर जिले के कुछ क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मुंडारी है और ये सिंह बोगा देवता की पूजा करते हैं, जैसे कि वो करते हैं। ये झूम कृषि पर आश्रित होते हैं। ठीक है, कौन सी कृषि? झूम कृषि पर आश्रित होते हैं। आगे आ जाते हैं, गोंड जनजाति, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। पाई कहाँ जाती है? या बिहार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार के कुछ क्षेत्र कौन से? रोहतास, छपरा और चंपारण, यहाँ पर ये पाई जाती है। इस जनजाति को अधिकांश लोग गैर आदिवासी वर्ग के लोग के साथ भी यह घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आदिवासी समूह होते हैं जो झुंड में रहते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन ये क्या है? अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं आदिवासी, उनके साथ मिलजुल करके रहते हैं। फिर उड़ाव, इन्हें कुड़क के नाम से भी जानते हैं। क्या है? इनका नाम कुड़क भी है, उड़ाव भी है। यह जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, खोंड, यह कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति होती है। ठीक है, यह शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है और इसकी भाषा है जो स्थानीय व सदानी है। क्या कौन सी भाषा है? सदानी है। चलिए, खैरवार, खैरवार की बात करूं, इंपॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से झारखंड के निवास करने वाली जनजाति है। खैरवार रहती कहाँ है? झारखंड में है, लेकिन यह पाई कहाँ जाती है? बिहार में भी। यह बिहार राज्य के रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग की भाषा जो है वो मुंगरी है। कौन सी है? मुंगरी। कोरा जनजाति, यह बिहार के जमुई, कटिहार, मुंगेर जिले के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इसकी भाषा मुंडारी है और यह जनजाति सामान्यतः व्यवसाय वाली जो कृषियां होती हैं वह कार्य करती हैं। आगे देखते हैं, कोरवा, कोरवा जनजाति, तो ये रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार जिले में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजाति विवाह की परंपरा है। ठीक है, इनका व्यवसाय झूम कृषि या शिकार पर आधारित होता है। चलिए, जीआई टैग, बस थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद खत्म। आप सोचोगे कितना लंबा लेक्चर है मैम, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप थोड़ी देर बैठ करके पेशेंस के साथ, जिसमें आप चाय भी पी सकते हो अपने घर में, खाना भी खा सकते हो, देख नहीं सकते। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? प्रमुख जीआई टैग, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद
लेक्चर खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको टाइम अपना जो कह रही हूँ मुझे देना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ आपसे, क्योंकि आपका ही इसमें प्रॉफिट है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें रिमेंबर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सिलाव खाजा। खाद्य पदार्थ है ये, जिला नालंदा यहाँ पर पाया जाता है। आपसे कई बार पूछते हैं कि ये जीआई टैग किस क्षेत्र से है या कहाँ पर पाया जाता है। तो सिलाव खाजा आपका यह एक खाद्य पदार्थ है, इस क्षेत्र में इसको जीआई टैग दिया गया है, और जिला नालंदा राजगीर। ठीक है, इसके बाद आती है सुजनी कढ़ाई, हस्तकला के क्षेत्र में दिया गया है, मुजफ्फरपुर से है ये। ठीक, सिक्की घास हस्तशिल्प का क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र की यह सिक्की घास है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग, यह हस्तशिल्प है जो कि मिथिला क्षेत्र से है। एप्लिक खटवा भी बोलते हैं, अगेन ये हस्तशिल्प है जो कि भागलपुर शिल्क हस्तशिल्प जो है वो पाया जाता है, जिला भागलपुर। शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। कतरनी चावल जो कि आपका मुंगेर में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आता है जर्दालू आम जो कि कृषि के क्षेत्र में है, पाया कहाँ जाता है, भागलपुर में। मगही पान कृषि से संबंधित है, जिला आपका औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा यहाँ पर पाया जाता है। फिर मिथिला मखाना, जिला कौन सा है आपका, मिथिला क्षेत्र है। इसके बाद आपकी बात करूं कि और किसको किसको मिला है, तो बालूशाही को अभी हाल ही में, ठेकुआ को दिया गया है जीआई टैग, इन सबको अभी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अभी जो मछली है उसको जीआई टैग देने की बात करी जा रही है, रोहू मुंगेर मछली, उसको जीआई टैग देने के लिए मांग की गई है, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो यह था आज का लेक्चर जिसके बारे में हमने चर्चा करी, देखी। एक ही पूरे फुल वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे बेसिकली बिहार स्पेशल में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जो भी चीज़ें हैं उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।